हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम दोस्तों खून का टीका, जो कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसकी दोस्तों दूसरी इसकी ये वीडियो है। पहली वीडियोज में दोस्तों 50 प्रश्न हैं, मैंने आपको बनाए थे। आपकी बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मुझे मिली थी और दूसरी वीडियो दोस्तों आज मैं आपको बना रहा हूँ। यदि आपने पहली दोस्तों वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए, क्योंकि प्रथम 40-45 पन्नों से दोस्तों उसमें क्वेश्चन है और इस वीडियो को करने के बाद में दोस्तों आपके उपन्यास के 90 जो पन्ने हैं, ठीक है, वहाँ से आपके क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। इसके बाद में आपके 50-60 पेज और हैं, उसमें दोस्तों आपकी अगली वीडियो है, उसमें आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। हर पन्ने से दोस्तों प्रश्न उठा रहा हूँ, किसी किसी पन्ने से 2-2, 3-3 प्रश्न भी बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की क्या कथा है, और मैं आपको साथ साथ ही जो भी कथा थी, कहानी थी, वो भी मैं दोस्तों आपको सुनाता चलूँगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कल के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमने पहली वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे पहले दोस्तों क्या है, बलिदान मांगते हैं कुलदेवी राणा लाखा से। राणा लाखा इसको बात को बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब हमें अपने राजपुत्रों का बलिदान कर देना चाहिए। अरसिंह कहता है कि मैं सबसे पहले राणा बनूंगा और राजमुकुट धारण करके खिलजी के विरुद्ध में क्या है, युद्ध करूंगा। वो मारा जाता है। उसके बाद में अजय सिंह को राणा लाखा है वो आपके केलवाड़ा भेज देते हैं, उसके साथ में पवन सिंह को भी भेज देते हैं। उसके बाद में सारे के सारे पुत्र मारे जाते हैं, राणा लाखा स्वयं शहीद हो जाते हैं और आपके जो भी हैं रावल रतन सिंह हैं, सारे सामंत सरदार हैं, चित्तौड़ का विध्वंस हो जाता है। खिलजी की दोस्तों जीत हो जाती है। उसके बाद में खिलजी है वो चित्तौड़ की भयानक विभीषिका को देखता है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है और फिर वो उसको चित्तौड़ को मालदेव चौहान को सौंप करके चला जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर क्या है, चित्तौड़ की विभीषिका को मालदेव चौहान को सौंप करके चला जाता है। उसके बाद में जो अजय सिंह है दोस्तों, वहाँ का आता है प्रसंग आता है कि केलवाड़ा में उसको मुंजा वाली चाहे वो परेशान करता है, वो अपने पुत्रों को भेजता है, स्वयं भी दोस्तों कोशिश करता है, लेकिन उससे पार नहीं पड़ती है। उसके बाद में वो हम्बीर को बुलाता है, उसका गाँव का जन्म था ऊंधवा गाँव में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से उसको बुला लेता है। हम्बीर है वो मुंजा वालीचा को दोस्तों क्या है, मार देता है सामेरी के जलसे में। उसके बाद में क्या होता है, चित्तौड़ का राणा है वो अजय सिंह है, उसको क्या है मुंजा वालेचा की सर के खून से तिलक लगा करके उसको क्या है घोषित कर देता है। और राणा बनने के बाद में पहली शर्त ये थी कि टीका दौड़ करनी पड़ेगी, उसमें किसी ना किसी गढ़ को जीतना पड़ेगा। तो सेलिया का गढ़ है जो कि मुंजा वालेचा का गढ़ था, उसे दोस्तों निशाना बनाया जाता है और फिर पहली बार में दिन में उसमें क्या है धावा बोला जाता है, लेकिन वो गढ़ है बहुत मजबूत था और इनकी हार होती है। इसके बाद में खित्सी, शेरा और मेरा दोस्तों तीनों रात में जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम रात में चले जाएंगे और आपको क्या है इशारा कर देंगे, हमको गेट खोलना पड़ेगा दुर्ग में भीतर घुस करके। इसके बाद में तीनों जाते हैं और शेरा है दोस्तों गेट को खोल देता है। हम्बीर को मसालें दिखा दी जाती हैं और मसालों और हम्बीर है सारी सेना सहित दोस्तों क्या है सेलिया के दुर्ग पे कब्जा कर लेता है। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में आपके शेरा मारा जाता है और खेतसी मारा जाता है। खेतसी पवन सिंह का छोटा भाई था, शेरा और मेरा दोस्तों दोनों भील जाति के थे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्या है, हम्बीर को बहुत दुख होता है कि भाई दोनों जो शक्तिवान बावजूद हैं उनको कटा करके हमने क्या है सेलिया का दुर्ग है वो जीत लिया है। तो यहाँ तक की दोस्तों कथा थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो आगे से दोस्तों क्या है क्वेश्चन है, देखिए। मालदेव के विरुद्ध गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किसने किया? हम्बीर ने, अजय सिंह ने, अनग सिंह ने, खिलजी ने। तो दोस्तों गुरिल्ला पद्धति का जनक, विषम घाटी, पंचानन, मेवाड़ का पुनरुद्धारक, ये सभी आपके उपनाम हैं किसके, हम्बीर के। तो हम्बीर ने दोस्तों क्या है मालदेव के विरुद्ध है वो गुरिल्ला पद्धति का युद्ध है वो छेड़ दिया। गुरिल्ला पद्धति क्या होती है कि भाई छिप करके युद्ध करना, शिवाजी को भी कहा जाता है छापेमार, ऐसे ही तात्या टोपे को कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मेवाड़ में आपके हम्बीर को भी कहा जाता है गुरिल्ला पद्धति का जनक, ये माना जाता है। इसमें क्या है कि जैसे सड़कों को खोद दिया, ठीक है, जहाँ से रसद सामग्री जा रही है उसको लूट लिया, छिप छिप करके युद्ध करना, सैनिकों को मार दिया। इस प्रकार किसी न किसी प्रकार से उसने मालदेव को क्या है नुकसान पहुँचाना शुरू किया। आगे चलते हैं। पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाएं। कथन किसने किससे कहा? हम्बीर ने पवन सिंह से, हम्बीर ने अजय सिंह से, हम्बीर ने खिलजी से और हम्बीर ने मुंजा वालेचा से। तो ये जो दोस्तों कथन कहा था वो आपके कहा था हम्बीर ने अजय सिंह से,
ठीक है। ये कहता है, अजय सिंह कहता है कि भाई अभी भाई तुम इतने सशक्त नहीं हुए हो कि तुम चित्तौड़ पे आक्रमण कर दो। ये कहता है कि भाई हम यहाँ छिप छिप करके केलवाड़ा में रह रहे हैं, ठीक है। इससे तो अच्छा है पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन हम लड़ करके, ठीक है, सम्मान की मृत्यु को वीरों की भांति हम प्राप्त कर जाएं। तो ये हम्मीर अजय सिंह से कहता है। आगे चलते हैं। मृत्यु को सर्वोपरि मानने वाले चतुर राजनीतिज्ञ नहीं होते, कथन हम्मीर से किसने कहा? अजय सिंह ने, पवन सिंह ने, खेत सिंह ने और मालदेव ने। तो ये दोस्तों देखिए, खेत सिंह तो पहले ही मर गया है, ठीक है, जो घटना थी सेलिया के दुर्ग में। अजय सिंह, पवन सिंह और मृत्यु को सर्वोपरि। अब मैं आपको थोड़ा सा चरित्र इसका बताऊंगा अजय सिंह का, कि किस प्रकार के इसके भाव हैं, किस प्रकार के विचार हैं। आगे 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो मृत्यु को सर्वोपरि मानने वाले चतुर राजनीतिज्ञ नहीं होते, तो ये दोस्तों आपका अजय सिंह का कथन है। किससे? हम्मीर से कथन है। आगे चलते हैं। उपन्यास का कौन सा पात्र हमेशा युद्ध करने में विश्वास रखता था? अजय सिंह, हम्मीर, पवन सिंह, अनग सिंह। तो दोस्तों उपन्यास का जो अनग सिंह पात्र है, ठीक है, अनग सिंह पात्र है दोस्तों, ये ठाकुर था। ठाकुर अनग सिंह सामंत था, सरदार था, ठीक है, बहुत ही क्या है बलशाली था, शरीर से बहुत ही हष्टपुष्ट था। और इसका हमेशा क्या है, ये भाई साहब युद्ध पिपासु था, हर समय से युद्ध 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 की क्या है, इसे आग लगी रहती थी। उपन्यास का कौन सा पात्र गांधीवादी नीतियों का प्रबल समर्थक था? अजय सिंह, मालदेव, जैत सिंह, पवन सिंह। तो यहाँ पर दोस्तों जो अजय सिंह है उसको शर्मा जी ने गांधीवादी सिद्धांतों में आस्था रखने वाले एक पुरुष के रूप में चित्रित किया है। अजय सिंह है दोस्तों वो गांधीवादी नीतियों का आदर करता है और उनको मालदीव के विरुद्ध में क्या है अपनाने की प्रेरणा भी देता है। आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। अनग सिंह हमेशा किसके नशे में रहता था? शराब के, शक्ति के, अमल के, घमंड के। तो दोस्तों जो अनग सिंह है जो अपने क्या है उसे अपने शक्ति पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था, तो वह दोस्तों अमल के नशे में, ठीक है। अमल क्या कहते हैं? अमल एक दोस्तों एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है। चित्तौड़ वगैरह के यहाँ के आपकी जानते होंगे, क्योंकि चित्तौड़ में आपको पता है कि अफीम बहुत ज़्यादा होती है। तो अमल क्या है? चित्तौड़ को अफीम को घोल करके एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम अमल, ठीक है। अमल को वैसे भी आपके व्यवहार में आपका अफीम कह दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। आपका कोई भी परम मित्र हो जिसको आप चाहते हैं कि भाई हमारे साथ साथ में इसका भी फ़ायदा हो, ठीक है, सिलेक्शन हो। हालांकि ऐसे कम लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि भाई हमारे साथी का भी कुछ ना कुछ सफलता में हाथ हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को देखें। यदि आपने अभी तक खून का टीका को दोस्तों नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर के आप पढ़िए, वहाँ पर आपको बहुत पूरी कहानी है दोस्तों एक बार में समझ में आ जाएगी। और फिर आप यदि क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, कहानी भी आपको दोबारा आ जाएगी और क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। अब यदि आप क्वेश्चन करेंगे शुरुआत में दोस्तों तो आप क्वेश्चन कर तो लेंगे, 1-2 दिन आपको याद रहेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर आप भूल जाएंगे। वीरों के लिए युद्ध कभी भी अभिशाप नहीं होता है, कथन अजय सिंह से किसने कहा था? जब आप उपन्यास पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको सभी जो पात्र हैं उनके चरित्र समझने को मिलेंगे। जैसे कि अनग सिंह है, हमेशा युद्ध की बातें करता है। यदि आपसे सरल क्वेश्चन आ गया तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपसे कोई संवाद का क्वेश्चन आ गया, हालांकि मैंने संवाद के सारे प्रश्नों को दोस्तों उठाने का, महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको उठाने का मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी कोई बात पूछ ली जाती है कि जो आपके चरित्र से संबंधित है, जब आप उनको जानते हैं सारे पात्रों को, कौन किसका बेटा है, कौन क्या है, कौन क्या है, तभी दोस्तों आप क्या है क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। हालांकि पहली बार लगाया गया है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो मुझे दोस्तों जहाँ तक आशा है इसमें से आपके ऊपर से ही दोस्तों क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो वीरों के लिए युद्ध कभी भी अभिशाप नहीं होता है, कथन अजय सिंह ने किससे कहा था? हम्मीर, अनग सिंह, मेरा और जैता। वीरों के लिए युद्ध कभी भी अभिशाप नहीं होता है, कथन है दोस्तों वो आपके अजय सिंह से किसने कहा था? बताइए दोस्तों। तो ये जो दोस्तों कथन है वो है आपके अनग सिंह ने दोस्तों ये कहा था, ठीक है।
ये कहता है कि भाई हमेशा युद्ध है, युद्ध करना मनुष्य का क्या है, परम ध्येय है, युद्ध के बिना तो कायर होता है। तो फिर दोस्तों अजय सिंह कहते हैं कि युद्ध युद्ध तुमने क्या रट लगाती है वीरों के, ठीक है, बिना शक्ति को पूर्ण जुटाए हुए कभी भी युद्ध करना मूर्खता है। तो नरक सिंह कहता है कि वीरों के लिए कभी भी क्या है, युद्ध है वो अभिशाप नहीं होता है। मालदेव चौहानों के किस वंश से संबंधित था, यानी आपको पता है जीके में आपने पढ़ा होगा चौहान है, ठीक है, तरह तरह के चौहान हैं। तो जो मालदेव चौहान था वह किस वंश से संबंधित था, चौहान से तो था लेकिन कौन से चौहान था, शाकंभरी चौहान, सोनगरा चौहान, नाडोल चौहान, रणथंभौरी चौहान। तो आप आसानी से जानते हैं दोस्तों मालदेव का जो मालदेव चौहान है, ठीक है, ये आपकी कानड़देव चौहान, मालदेव चौहान, ठीक है, ये सब आए हैं आपके। फिर आपका इसका पुत्र जैता आएगा। तो ये सब आपके चौनगरा चौहान हैं जो कि आपकी सिरोही पाली के आसपास है। पाली के नाडोल तो पाली में है, सिरोही के जो चौहान है वो आपके सोनगरा चौहान हो जाएंगे। मालदेव के लिए सोने के सिक्कों की थैली ले जाते सैनिक को घुड़सवार सैनिक या फिर घुड़सवार से युद्ध किसने किया था, हमीर ने, मेरा ने, अनंग सिंह ने, मुंजा ने। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर इनमें अजय सिंह में, अनंग सिंह में और हमीर में बातचीत चल रही थी कि भाई मैं चित्तौड़ पे आक्रमण कर दूँ। हालांकि हमीर अभी उतना सशक्त नहीं हुआ था, उसके पास में हथियार थे ना ही, और उसके पास में ना ही सैनिक थे। लेकिन उसको अजय सिंह समझाते हैं कि भाई पहले अपनी शक्ति है उसको बढ़ाओ, तब जा कर के युद्ध की बात करो। अजय सिंह उसको क्या है, हमीर को समर्थन देता है कि भाई हमें युद्ध कर देना चाहिए, युद्ध क्या है, वीरों का क्या है, श्रृंगार है, आभूषण है। तो ये मालदेव के फिर क्या है, एक सैनिक भागा हुआ आता है, वो कहता है कि भाई एक सिपाही जा रहा है मालदेव का, उसके पास में क्या है, सोने के सिक्कों की थैली है। तो हम भी सोचता है कि भाई सोने के सिक्के हाथ लग जाएंगे, थोड़ा धन संचय होगा जिससे कि अपनी शक्ति में क्या है, वृद्धि होगी। तो उसके साथ में दोस्तों कौन युद्ध करता है, उसके साथ में करता है आपका अनंग सिंह युद्ध करता है। अनंग सिंह उसको चेतावनी दे देता है कि तुम या तो भाई राणा जी को तुम थैली सौंप दो, ठीक है, सोने के सिक्कों से भरी हुई थी, या फिर तुम मेरे साथ में द्वंद्व युद्ध करो। एक कुत्ता भी वफादार होता है, फिर वफा को कैसे छोड़ सकते हैं बहादुर, कथन हमीर से किसने कहा, अनंग सिंह, मालदेव, घुड़सवार, हमीर के सैनिक ने। तो ये दोस्तों जो सिपाही है बहुत ही बहादुर था, और ये कभी क्या है, अपने वफादार भी था, बहादुर भी था और वफादार भी था। ये अमीर कहता है भाई तुम चुपचाप चले जाओ, अपनी जान की क्यों दुश्मन बने हुए हो, थैली हमको सौंप दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो ये कहता है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपने मालिक से दगा नहीं करूँगा, ठीक है। ये कुत्ता भी वफादार होता है, फिर मैं तो आदमी हूँ, वफा को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये दोस्तों घुड़सवार सिपाही का कथन है, ये मुस्लिम सैनिक था। राजपूत युद्ध में धोखा नहीं करते हैं, कथन सिपाही से किसने कहा, हमीर, अनंग सिंह, हमीर के सैनिक ने, मेरा ने। तो जब अनंग सिंह उसको द्वंद्व युद्ध की चेतावनी देता है तो फिर वो सिपाही है दोस्तों वो संशय में पड़ जाता है। वो कहता है कहीं इसने धोखे से मुझे मार दिया या कुछ कर दिया तो थैली छीन ले, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुमने अवाल, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। तो अनंग सिंह दोस्तों कहता है कि राजपूत हैं वो कभी भी युद्ध में धोखा नहीं करते हैं। हालांकि दोस्तों अनंग सिंह की ये बात तो माननी पड़ेगी कि भले ही वो युद्ध करता था लेकिन धोखा नहीं करता था दोस्तों, ठीक है। किसी से सख्ती से लड़ना ही दोस्तों उसको आता था, ठीक है। जिस आदमी में वफा नहीं है उस आदमी के लिए ज़िंदगी बेइज्जती का सामान है, कथन सिपाही ने किससे कहा। तो ये दोस्तों किस में वफा नहीं होगी, अनंग सिंह में वफा नहीं होगी। तो ये जो कथन है दोस्तों वो अनंग सिंह से इसने कहा था, सिपाही ने। मुझे लड़ने में ही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है, कथन किसका है, हमीर, अनंग सिंह, सिपाही, मेरा। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके अनंग सिंह का हो जाएगा। जब दोस्तों आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको एक एक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पता चलेगा कि भाई हमीर किस प्रकार का पात्र है, किस स्थिति में कैसी बात कर सकता है, कौन कौन सी घटना हुई, फिर हमीर की मनोवृत्तियों में किस प्रकार परिवर्तन आता है, ठीक है। यहाँ आप थोड़ी बहुत कथा को बताने से नहीं, लेकिन जब आप एक बार पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में दिलाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा जो आपका कथा है वो आपके मानस पटल पे दोस्तों क्या है, चित्रित हो जाया करेगी। तो ये दोस्तों क्या है, युद्ध का प्रबल समर्थक था और हमेशा ही क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शर्मा जी हैं, ठीक है, यादवेंद्र सिंह शर्मा, उन्होंने एक तरफ तो अजय सिंह के रूप में गांधीवादों को रखा है, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांतों को, और अनंग सिंह है इसके रूप में दोस्तों उन्होंने क्या है, सशस्त्र विद्रोह है, आपकी क्रांति है, ठीक है, क्रांतिकारी जो कि हमारे भगत सिंह थे, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनको रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने दोनों विचारधाराओं को लेकर के चले हैं, अनंग सिंह के रूप में और आपके अजय सिंह के रूप में। मालदेव के साथ असहयोग के संघर्ष का सुझाव किसने दिया था,
अब वही आ गया असहयोग आंदोलन किसने करा था दोस्तों, आपको पता है सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ये सब आपके गांधी जी की नीतियाँ हैं। तो ये आपके दोस्तों ये आपका अजय सिंह ने आपका विचार दिया था। आगे चलते हैं। हिंसा को त्याग कर अहिंसा के आधार पर हम उस राज्य की प्राप्ति के स्वप्न देख रहे हैं जिसकी हर ईंट में खून, शत्रु के खून के लाल छींटे अंकित हैं। यह कथन किसने कहा था, अनंग सिंह ने, हम्मीर ने, मेरा ने, या फिर आपके पवन सिंह ने, बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपका कहता है अनंग सिंह। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई अब हमें क्या है, चित्तौड़ पे आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक है, अब जो अजय सिंह कहता है कि भाई हमें क्या है, मालदेव के साथ में असहयोग का, रक्तहीन क्रांति का क्या है, हमें क्या है, युद्ध करना चाहिए, जिसमें कि हमें जनता से कह देना चाहिए कि उसका क्या है, सहयोग नहीं करें। जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था भाई सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दो, ठीक है, वो छोड़ दो, वेतन भत्तों को स्वीकार करना छोड़ दो, विद्यालयों में जाना छोड़ दो, ठीक है, सब आराम की क्या है, मौन रूप से क्या है आप विरोध करो। तो यही बात अजय सिंह कहता है। तो वो कहता है कि भाई हिंसा को त्याग कर अहिंसा के माध्यम के हम राज्य की प्राप्ति के स्वप्न देख रहे हैं जिसकी हर ईंट में, चित्तौड़ की हर ईंट में दोस्तों क्या है, शत्रु के खून के लाल के छींटे अंकित हैं। तो ये दोस्तों अनंग सिंह कहता है। पराजय की आशंका होने पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपके गांधीवाद में और आपके जो आपकी क्रांतिवाद है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर आपके द्वंद्व है वो हर समय दिखाई देता है दोस्तों। जहाँ पर अजय सिंह अहिंसा की बात करते हैं वहाँ पर अनंग सिंह है दोस्तों वो आपके युद्ध की बात करता है, हिंसा की बात करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी दोस्तों जोड़ करके इसको देखा जा सकता है। पराजय की आशंका होने पर आक्रमण करना मूर्खता ही है, कथन अनंग सिंह ने, अनंग सिंह से किसने कहा था, अजय सिंह, पवन सिंह, हम्मीर, मेरा, बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों जो कथन है वो आपके कहता है पवन सिंह। ठीक है, वो जो कहता है कि भाई आप अहिंसा को नहीं त्याग कर, हिंसा को त्याग मत करिए, अहिंसा के माध्यम से ऐसा कोई भी आप काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर पवन सिंह कहता है कि भाई हमारे पास में शक्ति नहीं है और जब हमें पता है कि हमारी पराजय होने वाली है तो फिर उसकी आशंका होने पर भी हम यदि चित्तौड़ पे आक्रमण करेंगे तो फिर हम मूर्खता ही करेंगे। ये आपको पवन सिंह अनंग सिंह से कहता है। भीख में स्वराज्य नहीं मिलता काकासा, वीर के लिए युद्ध का विचार करना ही मृत्यु है, कथन किसके हैं, अनंग सिंह, हम्मीर, अजय सिंह, मेरा। तो ये दोस्तों आपका अनंग सिंह का हो जाएगा। आगे चलते हैं। मालदेव के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए किसने विषाक्त तीरों की सर्जना शुरू कर दी। तो दोस्तों हम्मीर का भी हट था कि भाई मैं चित्तौड़ पे आक्रमण कर दूं, लेकिन अजय सिंह उसको मना करता है। पवन सिंह भी दोस्तों अजय सिंह के समर्थन में बात कहता हुआ नजर आता है, लेकिन अनंग सिंह है वो दोस्तों हम्मीर का समर्थन करता है। ठीक है, हम्मीर दोस्तों अजय सिंह की बात को नहीं मानता और वो कहता है कि हम चित्तौड़ पे आक्रमण करेंगे। और जैसे ही उसे ये स्वीकृति अनंग सिंह को मिलती है कि भाई आप सेना को संगठित करो और विषाक्त तीरों का क्या है, उसको जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो विषाक्त तीर बनाना शुरू कर देता है, जो एक बार शत्रु के दिल लग जाएं तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। तो ये दोस्तों अनंग सिंह है। अनंग सिंह विषाक्त तीरों का निर्माण करता है। उसकी बाणी सुनकर कापुरुषों क्या मुर्दों में भी जान आ जाती है, उनकी बाणी सुनकर, कथन में उनकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शत्रुओं के लिए, चारणों के लिए, सैनिकों के लिए, या फिर आपके एकलिंगेश्वर दीवाण के लिए, बताइए। किसकी बाणी को सुनकर के दोस्तों मुर्दों में भी जान आ जाती है, तो वो है दोस्तों चारणों के लिए। ठीक है, अनंग सिंह दोस्तों हम्मीर से कहता है कि भाई आप चिंता मत करें, ठीक है, मैंने सभी चारणों को बोल दिया है और मैं विषाक्त तीर तैयार कर रहा हूँ। तो ये चारण हैं, उनकी वाणी को सुन करके हमेशा मुर्दों में भी जान आ जाती है। मालदेव के विरुद्ध किए गए युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो चित्तौड़ पे दोस्तों आक्रमण कर देता है हम्मीर, ठीक है, मालदेव के विरुद्ध, लेकिन मालदेव की जो सेना है दोस्तों बड़ी विशाल थी, बादशाह का उसको सहयोग था और संगठित थी, हथियारों की कोई भी कमी नहीं थी। तो ठीक है, घमासान युद्ध हुआ जिसमें क्या है, हम्मीर की दोस्तों क्या है, हार होती है और मालदेव की विजय होती है। जय पराजय तो भाग्य की बात है, इससे साहस और धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कथन किसने कहा था। जब मालदेव की क्या है, जीत हो जाती है, हम्मीर की पराजय हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अनंग सिंह कहता है कि भाई जय और पराजय ये तो क्या है, भाग्य की बात है, कभी जय मिलती है कभी पराजय मिलती है, लेकिन युद्ध हुआ ये बड़ी बात है। मैंने एक शत्रु को अपनी कांख में दबा करके दोस्तों क्या है, उसका क्या है, सर फट गया था, तो इस प्रकार मैंने उसको मारा था, ये अनंग सिंह यहाँ पर कहता है। युद्ध की पराजय के बाद हम्मीर ने कहाँ जाने का निश्चय किया। जब युद्ध में हार जाता है हम्मीर,
तो वो सोचता है कि भाई अब मेरे पास में कुछ नहीं है, ठीक है, शक्ति चली गई, धन चला गया, कुछ भी नहीं है, मेरा उत्साह है वो क्षीण हो गया है, निराशा अवसाद से घिर जाता है। तो वो फिर अजय सिंह से मंत्रणा करता है और कहता है कि भाई अब मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी डरने का मन नहीं है, अब मैं यहाँ से कुछ देर के लिए क्या है खुली सांस में जाना चाहता हूँ, कहीं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो फिर वो कहाँ जाने का निश्चय करता है? रणछोड़ जी मंदिर, द्वारकापुरी, कुंभलगढ़, अपने ननिहाल, ऊनवा गाँव। तो वो दोस्तों वो जाता है आपके द्वारकापुरी में, वो द्वारकापुरी में जाता है। आशाहीन प्राणी कर्म क्षेत्र में नितांत असफल होता है। कथन हम्बीर से किसने कहा था? अजय सिंह ने, मेरा ने, अनग सिंह ने, बरबड़ी ने। बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों जो कहा है, जब हम्बीर बातचीत करता है कि भाई अब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, उसकी निराशा को देख करके, उसकी आशाहीनता को देख करके अजय सिंह कहते हैं कि भाई जो आशाहीन प्राणी है वो कर्म क्षेत्र में क्या है, बिल्कुल ही नितांत असफल सिद्ध होता है। युद्ध 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 मेवाड़ का हर बेटा ढोल तलवार की बात करता है। कथन किसने कहा? अजय सिंह ने, पवन सिंह ने, वरण सिंह ने, या फिर आपके हम्बीर की माँ ने। तो ये जो दोस्तों ये जो कथन है वो आपके अजय सिंह ने कहा था। जब हम्बीर है दोस्तों चला जाता है, ठीक है, तो चाचा हैं दोस्तों, वो आपके हम्बीर के चाचा कौन था? अजय सिंह था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। राणा लाखा, राणा लाखा के दोस्तों 12 पुत्र थे, ठीक है, 12 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था अरि सिंह, इसका बेटा हुआ दोस्तों हम्बीर, ठीक है। दूसरे पुत्र का नाम था अजय सिंह। अन्य पुत्रों के नाम बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये आपका चाचा हो गया फिर हम्बीर का चाचा अजय सिंह। तो अजय सिंह ने कहा था दोस्तों, वो चिंतन मनन कर रहे हैं, हम्बीर चला गया है द्वारकापुरी की तरफ, वो चिंतन मनन कर रहे हैं कि भाई ये युद्ध है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। रक्तहीन क्रांति या फिर असहयोग आंदोलन चलाने का भार अजय सिंह ने किसको सौंपा? तो ये दोस्तों किसको सौंपा था? पवन सिंह, मीरा, अनग सिंह, सामंतों को। तो अजय सिंह ने दोस्तों सबसे पहले असहयोग आंदोलन का विचार दिया था, लेकिन पहली बार तो उसने माना नहीं था। अंत में हम्बीर को भी दोस्तों क्या है पराजय का मुंह देखना पड़ा था मालदेव के विरुद्ध। फिर हम्बीर चला जाता है, उसके बाद में हम जो अजय सिंह है दोस्तों उसको क्या है एक बड़े स्तर पर उसको क्या लागू करने का निश्चय करता है कि भाई हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम्बीर तो है नहीं, युद्ध तो हम लड़ नहीं सकते। इसलिए वो पवन सिंह को दोस्तों ये भार सौंप देता है कि भाई तुम जाकर के समस्त जनता में बता दो कि अब हमें असहयोग करना है, मालदेव के विरुद्ध में उसको लगाने नहीं दे दिए, काम नहीं करना है, ठीक है, चुपचाप उसके मार को, उसके अत्याचार को हमें सहन करना है, ठीक है। तो ये पवन सिंह को कार्यभार सौंप देता है। यह बात तुम सबकी कल्पनाओं से परे है। यहाँ कौन सी बात की जा रही है? युद्ध की बात, अहिंसा के युद्ध की बात, आध्यात्मिक उत्थान की बात, गुरिल्ला पद्धति के युद्ध की बात। तो जब भाई पवन सिंह कहता है कि भाई आप किसकी बात कर रहे हैं, हमने तो पहले कभी नहीं सुना, असहयोग आंदोलन, रक्तहीन क्रांति, अहिंसा का युद्ध, ये हमने बात पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो अजय सिंह कहते हैं कि भाई ये अहिंसा का जो युद्ध है ये सब तुम्हारी कल्पनाओं से परे है, क्योंकि तुम तो हमेशा युद्ध के प्रशंसक रहे हो, तुम युद्ध के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये अहिंसा के युद्ध की बात है वो कहते हैं। राणा हम्बीर के राज्य के चारण का क्या नाम था? मौजीराम मेहता, अमरदान बारहट, सेवक राम, भूप सिंह, पदम सिंह। बताइए। तो राणा हम्बीर का दोस्तों जो चारण था बहुत ही दोस्तों गौरवशाली चारण था, ठीक है, बहुत ही क्या है अच्छे जोशीले गीत सुनाता था। तो वो था दोस्तों आपके अमरदान बारहट। बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। भूप सिंह है और पदम सिंह है, ये दोस्तों आपके सामंत थे, ठीक है। किसने अजय सिंह की नीति अहिंसा के युद्ध नीति का दीप घर घर जलाने की बात कही? पवन सिंह, अमरदान बारहट, कामदार, मौजीराम, सामंत, सरदार। तो दोस्तों जो अजय सिंह की नीति थी असहयोग आंदोलन की, अहिंसा के युद्ध की, रक्तहीन क्रांति की, उसकी जो बात है घर घर उसका दीप जलाने की बात है वो अमरदान बारहट ने कही थी। जब पवन सिंह दोस्तों समस्त सरदारों को बुलाता है, उनसे मंत्रणा करता है कि भाई अजय सिंह ये कह रहे हैं क्या है, अहिंसा का युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा, तो वो सभी उसका उपहास करते हैं, ठीक है। तब अमरदान बारहट है वो कहता है कि भाई ये युद्ध है हमारे लिए बहुत ही सफल सहायक सिद्ध हो सकता है, इसके माध्यम से हम चित्तौड़ को क्या है प्राप्त नहीं कर सकें, कम से कम मालदेव की शक्ति को तो हम छीण कर ही सकते हैं। तो सामंत सरदार है उसका भी मजाक उठाते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम किसी बात का मर्म समझे बिना ही किसी बात की क्या है खिल्ली उड़ाते हो, ये सही नहीं है, ठीक है। अंत में पवन सिंह कहता है कि आप चिंता मत करो, अजय सिंह से कहता है ठीक है, मैं आपकी जो आपने दीप जलाया है इसको मैं घर घर में जला दूंगा अपने जोशीले गीतों के माध्यम से, ठीक है। हम्बीर कैलवाड़ा से किस गाँव पहुँचा था जो बरबड़ी का गाँव था? अब हम्बीर है दोस्तों वो द्वारकापुरी की तरफ तो जा रहा है, लेकिन वो द्वारकापुरी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो वो कौन से गांव में पहुंच जाता है? अब सिरोही दोस्तों आपको पता है यहाँ है, ये आपका
ये आपका नक्शा है, ठीक है। सिरोही आपकी यहाँ हो गई, यहाँ पर आपकी गुजरात हो गई, ठीक है। तो यहाँ से वो चला जाता है। अब द्वारकापुरी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गुजरात में वो एक गांव पड़ता है, तो वो बरबड़ी का दोस्तों गांव था। बरबड़ी कौन है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये दोस्तों आपका खोड़ गांव था। किसने हम्बीर को चित्तौड़ के पुनरुद्धार का विश्वास दिलाया? किसान ने, बरबड़ी ने, खोड़ के निवासियों ने, कोई नहीं। तो ये दोस्तों बरबड़ी ने क्या है विश्वास दिलाया था। जैसे ही हम्बीर है वो द्वारकापुरी की तरफ जा रहा, तो यहाँ पर आपका खोड़ गांव पड़ गया, ठीक है। खोड़ गांव में वो एक किसान के यहाँ पर रुकता है, ठीक है, जलपान वगैरह करता है। तो किसान उसको देख करके पूछ लेता है, भाई राजा तो था ही, ठीक है, राजू जैसा उसका क्या है चरित्र था और चित्र था। तो उसको देख करके क्या है वो किसान पूछ लेता है कि भाई आप कौन हैं। हम्बीर उसको क्या बता देता है कि हम चित्तौड़ के हैं, ठीक है, मेवाड़ के हैं। तो वो कहता है कि भाई मेवाड़ में तो इतना आतंक फैला हुआ है, और जब मेवाड़ है वो क्या है शत्रुओं के कब्जे में है, मालदेव चौहान के हाथ में है, बादशाह के हाथ में है। तो फिर आप जैसे वीरों का वहाँ से भागने का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम्बीर क्या है एक चुप्पी साध लेता है, ठीक है, उसको अपनी क्या है गलती का एहसास होता है। तो उस किसान कहता है कि भाई आप कोई नहीं, आप यहाँ पर एक क्या है एक बहुत ही क्या है माता जी रहती हैं, ठीक है, जिनका नाम है बरबड़ी, वो आपकी निश्चय ही आपकी जो संख्या है आपकी समस्या उसका समाधान करेंगी। तो चित्तौड़ के पुनरुद्धार का दोस्तों विश्वास है वो आपके बरबड़ी ने दिलाया। तो हम्बीर है दोस्तों बरबड़ी से मिलता है, और वो उसके राजसी दोस्तों वैभव को देख करके सोचता है कि भाई ये कैसी माता है जो आपके क्या इतने आलीशान बंगलों में, इतने सेवक नौकर चाकरों में, इतनी सुख सुविधाओं में, इतनी भोग विलास में क्या है रह रही है। तो ये क्या मुझको क्या दे सकती है। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि तुम निश्चय ही क्या है चित्तौड़ का पुनरुद्धार करोगे। उसकी हाथ की रेखाओं को देखती है, कहती है भाई तुम में हट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अंत में जो परिणाम है वो तुम्हारे पक्ष में ही आना है। बरबड़ी ने कितने घोड़ों को लेकर अपने पुत्र बारू के आने की सहायता की बात कही थी? तो आपको पूछा जा सकता है कि बारू है दोस्तों किसका पुत्र था? फिर ये दोस्तों वीर गायक पुत्र था, ठीक है। चारणी की पुत्री थी दोस्तों बरबड़ी, ठीक है। चारण था, वीर अमर गायक था। तो ये बारू है दोस्तों बरबड़ी का पुत्र था। तो कितने घोड़ों की बात कही थी सहायता देने की? 100 घोड़े, 500 घोड़े, 1000 घोड़े, 200 घोड़े। तो ये दोस्तों 500 घोड़ों की इसने बात कही थी। आगे चलते हैं। राजनीति में मनुष्य को अपने मन को एक अलग सांचे में ढालना होता है। कथन किसने किससे कहा? हम्बीर ने बरबड़ी से, हम्बीर ने साथियों से, बरबड़ी ने हम्बीर से, बरबड़ी ने बारू से। बताइए। तो दोस्तों जब हम्बीर है वो बरबड़ी से कहता है कि भाई मेरा क्या है वहाँ से युद्ध में मैं हार गया, मैंने अजय सिंह चाचा की बात नहीं मानी, तो मेरी क्या है अवसाद गिलानी हो गई, मैं हमेशा क्या है इस बात को नहीं सहन कर सकता कि भाई मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो वो बरबड़ी कहती है कि भाई राजनेता होता है ना, तो उसको अपना मन ऐसा बनाना पड़ता है कि उसको राग से, द्वेष से, सुख से, दुख से, गिलानी से, मान से, सबसे उसको परे हो जाना, जब ही वो अपने मन का काम करना पड़ा। तुम्हारी हर चाल ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को क्या है विश्वास ना हो कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका अंतिम ध्येय क्या है? चित्तौड़ का उद्धार करना ही है। किसी को तुम्हारी चाल है वो समझ में नहीं आना चाहिए, तुम जो करना चाहते हो वो करो, ठीक है। तो ये मत सोचो भाई लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये दोस्तों बरबड़ी ने कहा है हम्बीर से। आगे चलते हैं। अजय सिंह के रक्तहीन युद्ध में से कौन परेशान हो गया था? मालदेव, जैसा सिंह, बादशाह, जनता। तो ये दोस्तों निश्चित रूप से मालदेव है वो परेशान हो गया था। लोगों ने दोस्तों क्या है काम करना बंद कर दिया था, कामगारों ने काम नहीं करते थे, किसान है दोस्तों लगान नहीं देते थे, ठीक है। तो जिस प्रकार से असहयोग हो सकता था उस प्रकार से लोगों ने असहयोग किया था। आगे चलते हैं। बिना घर वालों के घरों में चूहे भी शासन जमा लेते हैं। कथन किसने किससे कहा? कथन किसने कहा? मालदेव ने, जैसा सिंह ने, बरबड़ी ने, या फिर दोस्तों आपके हम्बीर ने? बताइए। बिना घर वालों के घरों में चूहे भी शासन जमा लेते हैं, कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके कहा था, किसने कहा था? ये आपका जो कथन है वो कहा था आपके मालदेव ने। तो मालदेव कहता है अपने पुत्र के साथ में बातचीत करता है कि भाई ये किस प्रकार का पता नहीं युद्ध हो रहा है, अहिंसा का युद्ध, रक्तहीन क्रांति, हम इन पे इतना अत्याचार करते हैं लोगों पे, लेकिन फिर भी वो चुप रह करके सब कुछ सहते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे सैनिक भी क्या है विब्बल हो जाते हैं, वो उन पर ज़्यादा अत्याचार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई अब भी क्या है तुम यहाँ पर गद्दी संभालो, ठीक है। चित्तौड़ ये तो भाई कहाँ का शासक था? सिरोही जालौर का शासक था, ठीक है, जालौर का शासक था। जालौर और जो सिरोही का क्षेत्र है यही आपके सोनगढ़ के शासक हैं, ठीक है। तो ये इसी को गोड़वाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये जालौर ये कहता है कि भाई मैं तो आपको क्या है मैं तो जालौर जा रहा हूँ और तुम यहाँ का क्या है राजपाट संभालो, वहाँ से मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा। तो ये आपका मालदेव कहता है क्योंकि बिना घरों वाले घरों में, क्योंकि मेरा शासन मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, वहाँ पर कोई नहीं है, तो वहाँ पर चूहे भी शासन जमा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लाक्षणिक बात कही गई है।
महायात्रा के अनंत पथ पर चलने वाले यात्री के लिए अब उसकी अंतिम लालसा की पूर्ति का आश्वासन चाहिए। कथन हम्मीर से किसने कहा था? बड़बड़ी ने, अजय सिंह ने, पवन सिंह ने या फिर आपके मालदेव ने? तो दोस्तों हम्मीर है वो बड़बड़ी की बात सुनकर के दोबारा से दोस्तों केलवाड़ा की तरफ आ जाता है और यहाँ पर चाचा जी सोच रहे हैं, अजय सिंह सोच रहे हैं कि भाई कब हम्मीर आए और कब मुझसे ये कहे कि भाई मैंने चित्तौड़ का क्या उद्धार कर लिया। तो उनको क्या है, जैसे ही वो क्या है वृद्ध तो हो गए हैं, ठीक है, कब के थे, शुरुआत से अजय सिंह यहाँ पर चल रहा है, तो वृद्ध हो गए हैं, ठीक है, और वो क्या है जैसे उनको पता चलता है हम्मीर आ गया है तो वो एक आवेश में आ जाते हैं और क्या है बिस्तर पे गिर पड़ते हैं। उनकी दोस्तों दवा दारू होती है, चिकित्सा होती है, लेकिन क्या है अंत में वो हम्मीर से कहते हैं कि भाई मेरी अंतिम लालसा क्या है, चित्तौड़ को पुनरुद्धार करना। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे ये आकर के कहे महायात्रा दोस्तों क्या है, अब मैं मृत्यु के निकट हूँ। अनंत पथ पर चलने वाले यात्री कौन है दोस्तों, यहाँ पर अजय सिंह है। अब उसकी अंतिम लालसा की पूर्ति का आश्वासन चाहिए कि अब भाई कोई मुझसे ये कहे कि हाँ मैं निश्चित रूप से चित्तौड़ को क्या है मुक्त कराऊंगा। तो ये दोस्तों कथन है वो आपके अजय सिंह कहता है हम्मीर से। अजय सिंह ने अहिंसा से भी एक बड़ा एक सत्य किसे बताया था? गांधी को, चित्तौड़ को, स्वतंत्रता को या रक्तहीन क्रांति को? तो अजय सिंह ने अहिंसा से भी बड़ा एक सत्य किसे बताया था? गांधी को, चित्तौड़ को, स्वतंत्रता को, रक्तहीन क्रांति को? तो ये दोस्तों अहिंसा से भी बड़ा सत्य बताया था इन्होंने स्वतंत्रता को। जब वो कहता है मृत्युशैया पर अजय सिंह है, राणा हम्मीर कहता है कि आप कहिए चाचा जी मैं आपकी बात ना मान करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, आप चाहें तो मैं युद्ध की जो नीति है उसको सर्वदा के लिए त्याग कर दूंगा और आपकी जो अहिंसा का युद्ध है उसको मैं जीवन में धारण कर लूँगा। वो अजय सिंह कहता है कि मैं किसी को युद्ध को छोड़ने के लिए बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि अहिंसा से भी बड़ी एक बात है स्वतंत्रता। सबसे बड़ी बात है हमें मेवाड़ का पुनरुद्धार करना है, लेकिन जो व्यर्थ की अहिंसा है उसे मैं करने का समर्थक नहीं हूँ, ठीक है। यदि ज़रूरत पड़े तो दोस्तों युद्ध होना चाहिए और यही बात है दोस्तों कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने समझाई थी, ठीक है। तो ये बात कहते हैं आपके स्वतंत्रता को बताते हैं। मालदेव के कामदार का क्या नाम था? दोजीराम, जूहड़ मेहता, पुरोहित, जयमाल, मोजीराम। तो मालदेव का जो दोस्तों कामदार था वो था आपका मोजीराम। मोजीराम के बारे में दोस्तों ये बड़ा खतरनाक आदमी है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। मालदेव ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए किसके द्वारा हम्मीर के पास नारियल भेजा था? अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, मालदेव है वो एक दोस्तों योजना बनाता है कि भाई हम किस प्रकार से हम्मीर को क्या है अपने कब्जे में लेकर के इसको मार दें। ये सोचता है कि भाई मैं आपको अपनी पुत्री के विवाह का इसको क्या है संदेश भेज दूंगा। हम्मीर विवाह करने के लिए आएगा, 10, 5, 20 बारातियों के लिए साथ में आएगा, 100-200 बारातियों के साथ में आएगा और हम उसको किले में क्या है धर दबोच लेंगे और उसको क्या है मार देंगे, जिससे कि क्या है चित्तौड़ पे हमारा सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा। तो ये दोस्तों किसके माध्यम से इसने नारियल भेजा है? वो भेजा है आपके मोजीराम, जूहड़ व जयमाल, जूहड़ व मोजीराम, मोजीराम व पुरोहित, जयमाल। तो ये जो दोस्तों नारियल बेचता है वो तो एक इनका मेहता है जूहड़ मेहता और आपके पुरोहित जयमाल के माध्यम से बेचता है। तो ये आपका जूहड़ मेहता हो जाएगा और ये पुरोहित जयमाल के माध्यम से नारियल बेचता है और अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव हम्मीर के साथ में रखता है। युवा बेटी तो रावण के घर में भी ना रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या विसात है? कथन किसका है? पवन सिंह, जूहड़, जयमाल, मोजीराम। तो ये जो कथन है दोस्तों वो जूहड़ कहता है। जब हम्मीर के पास में इस प्रकार का प्रस्ताव आता है, एक बात और दोस्तों रह गई आपकी, बड़बड़ी कहती है, बड़बड़ी हम्मीर से कहती है कि भाई तुम चित्तौड़ का निश्चित रूप से पुनरुद्धार करोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम जब चित्तौड़ जाओगे, तुम जब केलवाड़ा जाओगे तो तुम्हारे पास में एक विवाह का प्रस्ताव आएगा और तुम उस प्रस्ताव को बिना विरोध के, बिना प्रतिरोध के सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेना। वो विवाह का दोस्तों प्रस्ताव है, तुम्हारा जो विवाह होगा वही तुम्हारी चित्तौड़ की क्या है विजय प्राप्ति का आधार सिद्ध होगा। ये जो कथन है दोस्तों बड़बड़ी कहती है हम्मीर के साथ में। तो हम्मीर को वो बात ध्यान आ जाती है, वो कहता है कि भाई मालदेव तो हमारा परम शत्रु है, उसने हमारे लिए क्या है विवाह का प्रस्ताव, अपनी बेटी का विवाह कैसे प्रस्ताव भेज दिया है। तो वो ऐसी कौन सी बात आ पड़ी? तो जूहड़ कहता है कि युवा बेटी तो रावण के घर में भी नहीं रह सके, कि मालदेव की जो बेटी है वो युवा हो चुकी है और उसका विवाह तो करना ही है और आप जैसा परम शक्तिशाली वीर है उसके अलावा उसको कहाँ मिलेगा। तो ये आपका जूहड़ कहता है। मैं अधिक सोचता विचारता नहीं, केवल राणा जी की आज्ञा चाहता हूँ। कथन किसने कहा था? ये पवन सिंह, अनक सिंह, मीरा, जूहड़। किसने कहा था दोस्तों? मैं अधिक सोचता विचारता नहीं हूँ। तो ये दोस्तों जो पवन सिंह है, ठीक है, पवन सिंह ने कथन कहा था। पवन सिंह दोस्तों ऐसा चरित्र है, ठीक है, चाहे वो अजय सिंह इससे कुछ कहे, चाहे हम्मीर इससे कुछ कहे,
दोस्तों ये कभी भी इनकी बात को नहीं टालता है, ये उसको 100% दोस्तों सत्य मान करके उसका पालन करता है। ये कहता है कि मेरी स्वामी की स्वामी भक्त है, पूरा का पूरा स्वामी भक्त है। पहले अजय सिंह के साथ में दोस्तों आया था केलवाड़ा, सबसे पहले पवन सिंह इसका भाई था कीर्ति, ठीक है। तो ये पहले अजय सिंह की मानता था, अजय सिंह की तो दोस्तों मृत्यु हो गई। अब ये दोस्तों राणा हम्मीर की हर बात को क्या है पालन करता है, अपना कुछ भी मंतव्य नहीं रखता है। तो ये आपका पवन सिंह का चरित्र है। यह एक द्यूत क्रीड़ा का दाव है, कथन किसने कहा? पवन सिंह, अनग सिंह, मीरा, जूहड़। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपका कहता है मेरा। तो जो राणा हम्मीर है वो आपके मालदेव के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो सारे सरदार हैं वो सामंत हैं, क्योंकि हम्मीर को तो पता था कि भाई मुझे माता बरबड़ी ने आदेश दिया है कि भाई जो भी तुम्हारे पास विवाह का प्रस्ताव आए उसको स्वीकार कर लेना। लेकिन जो सामंत सरदार हैं दोस्तों वो इसकी बात को नहीं समझ पाते हैं। वो कहते हैं कि राणा हम्मीर ने अपने शत्रु से विवाह का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो आगे उनको बातचीत चलती है, वो सबको समझाता है, ठीक है। तो मेरा कहता है कि भाई ये हमारा जो काम है, पवन सिंह तो कह देता है कि मेरा काम तो भाई जो राणा जी कहेंगे मैं तो वही करूँगा। तो ये कहता है कि भाई हमें विवाह नहीं कर रहे, हम सब चालाक हैं, ठीक है, ये भी हमारी भी चाल होगी। तो ये कहता है कि हाँ चलो हम समझ तो रहे हैं, लेकिन ये दोस्तों क्या है, एक दूध क्रीड़ा का एक दांव है, हम जुआ का सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है। ये विवाह नहीं है, शत्रु के घर में जाकर के विवाह करना, ठीक है, तो वो सही नहीं है। मालदेव के राज्य की लौहधुरी कौन था? कामदार मोजीराम, जूहड़, जयमाल या फिर आपके पुत्र जैसा सिंह। तो दोस्तों मालदेव के राज्य की धुरी था। धुरी किसको कहते हैं? धुरी कहते हैं जिसके चारों तरफ है वो राज्य चलता है, यानी कि विद्वान होगा, विचारक होगा, कुटिल राजनेता होगा। लौहधुरी था दोस्तों कामदार मोजीराम, ठीक है। कामदार मोजीराम मालदेव के राज्य की धुरी था, ठीक है। मालदेव की अनुपस्थिति में जालौर का जो शासन है दोस्तों वही चला रहा था। मोजीराम ने विवाह को टालने के लिए मालदेव को क्या बात बताई? राजकुमारी के गूंगे होने की, राजकुमारी के बाल विधवा होने की, राजकुमारी के इतर संबंधों की, राजकुमारी के इनकार की। बताइए। कामदार जो मोजीराम है उसने दोस्तों हम्मीर से विवाह न करने के लिए मालदेव को क्या बात है वो बताई, या क्या बात सुझाई, कौन सा उपाय तरीका बताया? तो वो बताया था दोस्तों राजकुमारी के बाल विधवा होने की। अब कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम्मीर विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और दोस्तों विवाह के साथ में क्या है 10, 20, 50 सैनिकों को लेकर के, बारातियों के साथ में लेकर के दोस्तों क्या है चला जाता है। जालौर के दोस्तों किले में प्रवेश कर जाता है। और जब मालदेव को पता चलता है कि हम्मीर बारात लेकर के आया है तो वो बहुत खुश होता है। वो सोचता है अब आज मैं हाथ इसका खात्मा कर दूंगा। लेकिन दोस्तों एक गुप्तचर है वो उसको सूचना देता है, क्योंकि जो बारू था दोस्तों मैंने आपको बताया था पहले, बारू है वो बरबड़ी का पुत्र है। और बरबड़ी ने दोस्तों 500 घोड़ों की सहायता है वो आपके क्या है हम्मीर को भेजी थी। तो उन 500 घोड़े दोस्तों इतने शक्तिशाली थे, उन्होंने पूरे दोस्तों किले को क्या है आसपास से घेर लिया था। जब मालदेव को पता चलता है कि घोड़ों ने दोस्तों क्या है सैनिकों ने, हम्मीर के सैनिकों ने किले को चारों तरफ से घेर रखा है, तो वो बहुत दोस्तों चिंतित हो जाता है। अपनी रानी से कहता है कि इस तरह दोस्तों मैं किसी को अपनी शत्रु को बेटी तो नहीं बना सकता हूँ, अब हम संकट में फंस गए हैं। यदि हम विवाह के लिए इनकार करते हैं तो दोस्तों मारे जाएंगे, और यदि हम विवाह करते हैं तो फिर शत्रु के हाथों में हम बेटी देने से क्या है कमज़ोर हो जाएंगे। ये बात वो अपनी रानी से कहता है। तो उसकी ऐसी दशा में दोस्तों से एक ही व्यक्ति ध्यान आता है, वो था कामदार मोजीराम। जब सब दोस्तों क्या है संलग्न थे विवाह की तैयारियों में, तो वो सोच रहा था कि भाई किस प्रकार से इस विवाह को टाला जाए। तो वो मालदेव के लिए बात बताता है कि भाई आप ऐसा करिए, यदि आप विवाह के लिए सीधे सीधे मना करेंगे तो फिर दोस्तों क्या है ये मामला बिगड़ जाएगा, और हम्मीर क्या है आपको बंदी बना सकता है, आप पे अधिकार कर सकता है, आपसे युद्ध कर सकता है, और आपको निश्चित रूप से पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ऐसी चाल चलिए कूटनीति की जिससे हम्मीर स्वयं ही इस विवाह के लिए मना कर दे। तो वो कहता है कि आप ऐसा करिए कि राजकुमारी की विवाह की बात है, वो कह दी कि राजकुमारी का विवाह बचपन में हो गया था, लेकिन उसका जो पति है वो क्या युद्ध में काम आ गया था, ठीक है, इसलिए आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है, ठीक है। तो इसको सुन करके क्या है वो स्वयं ही हम्मीर है वो मना कर देगा, क्योंकि कोई भी विधवा है वो चित्तौड़ के मेवाड़ के क्या है जो सुशोभित आपका सिंहासन है उस पर क्या है महारानी नहीं बन सकती है। तो ये जो चाल है दोस्तों आपके मोजीराम की थी। नातरायत राजपूत किसे कहते हैं? जो गुलामी में जीवन व्यतीत करे, जो विधवा से विवाह करे, जो युद्ध से डरता हो, जो विवाह के ऐन मौके पर इनकार कर दे। नातरायत राजपूत किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो ये जो दोस्तों कहते हैं आपके नातरायत राजपूत हैं, वो जो कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों जो विधवा से विवाह करता है।
अब क्या होता है, जैसे ही मालदेव को ये बात बताता है तो मालदेव कहता है कि मौजीराम जी आप ही जा कर के बताइए, क्योंकि मेरे में तो हिम्मत नहीं है। तो मौजीराम जाता है हम्मीर के पास में, वो कहता है कि राणा जी आपको कुछ बात बतानी है। ठीक है, हालांकि मैं नहीं बताना चाहता था, लेकिन जो बप्पा रावल का जो आपका क्या है गौरवशाली सिंहासन है, ठीक है, गौरवशाली आपकी जो धरती है, उसके लिए दोस्तों हमें बताना चाहिए, ये हमारा धर्म है, हमें गवाही नहीं दे रहा है कि हम उस बात को छिपा जाएँ। वो कहता है कि यदि आप मुझ मेरे सारे पापों को क्षमा करें तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी राजकुमारी है वो दोस्तों क्या है विधवा है, उसका बचपन में विवाह हो गया था और वो क्या युद्ध में मारा गया था, इसका जो पति है बाल पति है। ठीक है, ये बात हमने अब तक किसी को नहीं बताई है। ये बात सुनकर के दोस्तों मेरे को झटका लग गया, वो सोच विचार में चिंतन में दोस्तों पड़ गया है। वो अपने आसपास के दोस्तों सामंत सरदार जो कि आपके मेरा था, आपका पवन सिंह था, ठीक है, अनग सिंह था, उससे विचार विमर्श करता है। अनग सिंह कहता है, अनग सिंह तो विरोध करता है कि भाई ऐसी विधवा है वो चित्तौड़ की महारानी कैसे बन सकती है, ठीक है, मेवाड़ की महारानी के सिंहासन पर कैसे सुशोभित हो सकती है। पवन सिंह कहता है देखिए मेरा तो कुछ नहीं है, हालांकि मैं अभी सलाह नहीं देना चाहता, लेकिन जो ऐसे राजपूत होते हैं जो ऐसे विधवा से विवाह करते हैं वो बहुत ही निम्न कोटि के राजपूत होते हैं और नातरायत राजपूत कहलाते हैं। आपके लिए ये जो काम है वो शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो करें मैं आपकी बात मानूंगा, ये पवन सिंह आपसे कहता है। ठीक है, केवल युद्ध ही विजय का सत्य नहीं है, राजनीति का मेरुदंड नहीं है, राजनीति का सत्य है नीति चातुर्य समझे। कथन हम्मीर ने किससे कहा था? पवन सिंह, मौजीराम, मालदेव से, अनग सिंह से। बताइए। तो ये जो कथन है दोस्तों वो अनग सिंह से कहा है। जब दोस्तों वो कहता है कि बताइए विवाह करें या नहीं करें, तो सब अपनी अपनी सलाह देते हैं। अनग सिंह कहता है कि भाई इसको तो मज़ा चखा करके जाएंगे और आप तो युद्ध की बात कह दीजिए और मैं इनको अभी क्या है मारता हूँ काटता हूँ। तो ये कहता है कि भाई हर समय युद्ध ही जीवन का सत्य नहीं है, ठीक है, राजनीति से हमें काम लेना पड़ेगा, नीति और चतुरता से हमें काम लेना पड़ेगा। माता बरबड़ी के वचन हैं दोस्तों वो झूठे नहीं हो सकते हैं, उसकी बात को मानना पड़ेगा। यदि उसकी बात को मैंने नहीं माना तो जो बारू है दोस्तों वो अपनी माता की हर वचन का सत्य से पालन करता है और वो भी दोस्तों 500 घोड़ों को क्या है लेकर के चला जाएगा, हमें कोई भी सहायता नहीं मिलेगी और हम यहीं पर मारे जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही दिमाग से काम लेना है। तो दोस्तों अनग सिंह को वो चुप करा देता है इस प्रकार कह करके और वो विधवा विवाह के लिए तैयार हो जाता है। आदमी के मन की लिप्सा ज्वालामुखी से प्रचंड होती है। कथन हम्मीर ने किससे कहा था? रानी से, मालदेव से, अनग सिंह से, स्वयं से। तो ये जो कथन है दोस्तों हम्मीर ने अपनी रानी से कहा था। अब हम्मीर है दोस्तों क्या है उसने विधवा विवाह के लिए क्या है हाँ कर देता है, जिसको सुनकर के कामदार मौजीराम है, मालदेव है दोस्तों सुनकर के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमने सोचा था हम्मीर क्या है मना कर देगा, लेकिन इसने तो हाँ कर दिया। अंत में उसको क्या है विवाह करना पड़ता है। जब वो रानी से मिलता है दोस्तों तो वो बात बताता है कि आपके पिताजी ने ऐसा ऐसा छल किया है और ये बात बताई है। ठीक है, तो आदमी के जो मन की लिप्सा है दोस्तों ज्वालामुखी से प्रचंड होती है, ये कथन है वो रानी से हम्मीर कहता है। रानी की सहेलियों का नाम क्या आया है? मेनका व ममता, सहोदरा व बरजी, राधिका व विशाखा, एक और कथन दो, एक और दो, बताइए। तो रानी की सहेलियाँ हैं दोस्तों वो आई हैं सहोदरा व बरजी। जब रानी को पता चलता है कि भाई वो बाल बचपन उसका विवाह है वो बचपन में हो गया था और उसका पति मारा गया था, तो वो दोस्तों क्या है बहुत ही क्या है घबरा जाती है और वो इस बात की सत्यता को जांचने के लिए दोस्तों क्या है अपने पिता के पास, अपनी माता के पास जाती है कि वास्तविक सत्य क्या है। तो उसको रास्ते में क्या है उसकी सहेलियाँ मिलती हैं सहोदरा व बरजी, वो बात करते हुए दिखाई देती हैं कि भाई बता ऐसा काम हो गया है। राजाज्ञा पत्थर की लकीर नहीं होती, वह हर क्षण बदलती रहती है। कथन किसने कहा था? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आपका कथन है मेरे हिसाब से, पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा है। ठीक है, राजाज्ञा पत्थर की लकीर नहीं होती, वह हर क्षण बदलती रहती है। कथन किसने कहा था? मालदेव ने, हम्मीर ने, रानी ने, बुढ़िया मेनका ने। तो ये जो कथन है दोस्तों मालदेव ने कहा था। जब ये बात जो बताई गई कि राजकुमारी विधवा है, तो ये बात दोस्तों केवल राजकुमारी को नहीं पता थी, राजकुमारी को नहीं पता थी, बाकी सबको पता थी, पूरे नगर में पता थी। राजकुमारी को इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं थी कि ये भाई एक चाल है। ठीक है, अपनी रानी को भी कह देता है, बुढ़िया को भी कह दी। रास्ते में बुढ़िया मिलती है, वो उससे पूछती है राजकुमारी क्या मेरा विवाह बचपन में हो गया था? ठीक है, तो बुढ़िया कहती है कि हाँ हो गया था। ठीक है, क्योंकि उसने सभी से कह रखा कि राजकुमारी किसी से कुछ पूछे तो कह देना कि हो गया था। तो वो भागी भागी का अपनी माता के पास में जाती है, माता से पूछते हैं क्या मेरा विवाह हो गया था। अब वहाँ तो दोस्तों चाल विफल हो गई थी, हम्मीर से उसने क्या है विवाह कर लिया था। ठीक है, तो जब चाल विफल ही हो गई तो फिर तो सबको बता देना चाहिए कि भाई राजकुमारी विधवा नहीं है। लेकिन रानी ने सोचा कि भाई अभी मालदेव का आदेश नहीं आया है, इसलिए उसने कहता हाँ भाई हो गया है तुम्हारा विवाह, बचपन में ही हो गया था तुम्हारा। ठीक है, उसने भी कह दिया।
तो फिर मालदेव आता है कि भाई तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। जब राणा ने स्वयं विवाह करने के लिए हामी भर ही ली है, विवाह कर ही लिया है, तो फिर तुमने छिपा करके रखने की क्या ज़रूरत थी कि भाई रानी इसका विवाह बचपन में हो गया है, कह देती ये सब चाल है। ठीक है, तो रानी कहती है भाई तुमने भी तो कहा था राजाज्ञा थी। तो वो कहता है मालदेव फिर राजाज्ञा पत्थर की लकीर नहीं होती है, वो हमेशा क्या है क्षण क्षण बदलती रहती है। आगे चलते हैं। भूल राजनीतिज्ञों से नहीं होती, वह अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। कथन किसने किससे कहा? हमीर ने, हमीर की पत्नी ने, मालदेव ने, मालदेव की पत्नी ने। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, हमीर की पत्नी है जो रानी है, नववधु है, उसने कहा था अपने पिता हमीर से कि भाई आप तो राजनीतिज्ञ हैं, आपको ना पुत्र प्यारा है, ना आपको अपनी पत्नी प्यारी है, ना बेटी प्यारी है, आप सब कुछ अपने राजनीति के दाव पेचों पर सबको लगा देते हैं। मैं चित्तौड़ की मुक्ति में सहयोग करूंगी कहकर मालदेव की पत्नी ने मालदेव से दहेज में क्या मांगने की बात कही? चित्तौड़ को, 8 जिलों को, अपार धन संपदा व सैनिक आदि को, कामदार मोजीराम को। तो ये दोस्तों जो मालदेव है वो इसको उकसाता है कि भाई आपके पिता ने इस प्रकार कर लिया, मैं उनके रक्त का प्यासा हूँ और मैं उनसे एक दिन ज़रूर बदला लूँगा। रानी को भड़काता रहता है। रानी पूछती है कि भाई आपने मेरे साथ में विवाह क्यों किया था? तो वो कहता है कि भाई मेरी ये तो देव इच्छा थी, माता बरबड़ी के वचनों का क्या है पालन करना था, और मैं तुम्हें क्या है विधवा नहीं समझता हूँ। तुम जन्म से क्या है अस्पृश्य हो, तुम्हें किसी ने छुआ नहीं है, तुम्हारा ठीक है, तुम जब अबोध थी, तुम्हारा इसमें कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें सम्मान उतना ही दूंगा जितना कि एक चित्तौड़ की महारानी को मिलता है। ठीक है, तुम उसी प्रकार से गौरवान्वित महसूस करोगी जिस प्रकार अन्य कोई भी रानी महसूस करती थी। तो ये भावुक वचनों को सुनकर के दोस्तों क्या है, जो रानी है वो क्या है उसके अनंत प्रेम की समझ जाती है कि भाई ये मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो वो कहती है, धीरे धीरे से उसको क्या है अपनी बातों में ले लेता है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे क्या चित्तौड़ में मुक्ति में सहयोग करूँगी। तो फिर ठीक है, ये मालदेव की पत्नी नहीं है दोस्तों, हमीर की पत्नी है। ठीक है, हमीर की पत्नी ने मालदेव से दहेज में क्या मांगने की बात कही? तो वो कहती है कि भाई आप कामदार जो मोजीराम है ना, उनको आप दहेज में मांग लीजिएगा, क्योंकि वे यहाँ की क्या है लोह की धुरी हैं। यदि आप उनको मांग लेंगे तो मेरी जो पिताजी हैं दोस्तों वो आपको देने से मना कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो विवाह है इतनी बड़ी आपके राजा से विवाह हुआ है तो दहेज तो देना पड़ेगा, इसलिए आप कामदार मोजीराम को मांग लीजिए। तो राणा हमीर है उसके कहे अनुसार दोस्तों कामदार मोजीराम को मांग लेता है। ठीक है, दहेज में मांग लेता है, 8 जिलों को दोस्तों मांग लेता है, 8 जिलों को दहेज में मिलता है, कामदार मोजीराम मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों रानी की क्या है विदाई हो जाती है, उसको क्या है केलवाड़ा ले आते हैं। इससे दोस्तों आगे के जो प्रश्न हैं वो हम दोस्तों आगे की वीडियो में देखेंगे। तो ये आपके 50 प्रश्न थे। ठीक है, लगभग आपके वही कल वाली 40-45 मिनट हैं। ठीक है, कल मैंने 40 बताए थे पन्ने दोस्तों, आज मैंने आपको क्या है 50 पन्नों की कथा है, लगभग आपके 90 पन्ने। ठीक है, मेरे पास जो उपन्यास है उसके 90 पन्ने आपके हो गए हैं। अगली एक वीडियो के माध्यम से आपका उपन्यास है दोस्तों आपका पूरा हो जाएगा। 60, 70, 80 क्वेश्चन दोस्तों आपके अगले वीडियो में बनने वाले हैं। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे? यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल पे दोस्तों क्या है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के हिंदी हब ऑफिशियल सर्च कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैंने दोस्तों मीराबाई की जो पदावली है परशुराम चतुर्वेदी की ऑफिशियल, वो मैंने आपकी PDF डाल दी है। ठीक है, और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है 5000 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोस्तों 20,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं। ठीक है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। सब्सक्राइब करने का दोस्तों यही फ़ायदा है, आपको वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि 2 महीने का वक्त है। ठीक है, और मैं आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करना पाऊँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।